So welcome back to my channel. Now we are going to discuss about the nationalism in Europe. अभी जो 18th सेंचुरी का मिड था, इस समय पर जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड ऐसे जो कंट्रीज थे, ये छोटे छोटे किंगडम्स, डचीज और कैंटन्स में डिवाइडेड थे. ऑटोनोमस रूलर्स यहाँ पर रूल कर रहे थे. एम्पायर जो था ये डाइवर्स था. लार्ज एम्पायर्स थे, हैब्सबर्ग एम्पायर जैसा. उसके बाद इसमें बहुत सारे एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल ग्रुप्स थे जो कोई ऐसा नेशनल यूनिट आइडेंटिटी शेयर नहीं करते थे. इसके बाद डाइवर्सिटी इतनी थी कि ऑस्ट्रिया हंगेरी इनमें जर्मन स्पीकिंग एरियाज थे. टायरल, ऑस्ट्रिया, सुडेंटलैंड. इटालियन स्पीकिंग लोम्बार्डी एंड वेनेशिया था. मगियार स्पीकिंग हंगेरी था. पॉलिश स्पीकिंग गैलिसिया था. एंड बाकी के बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स जैसे स्लोवाक्स, क्रोएट्स एंड रोमन्स थे. यूनिटी इनमें नहीं थी. अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, कल्चर अलग अलग था, ट्रेडिशंस अलग अलग थी. ये प्रिवेंट करते थे पॉलिटिकल यूनिटी को. लॉयल्टी वॉज मेनली टू द रूलर. मतलब इनको ऐसा कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं था. टारगेट मीन्स व्हाट, किसी रूलर के अलावा बाकी दूसरा कुछ इनके सामने नहीं था. सारे के सारे लोग रूलर को फॉलो करते थे. एंड नॉट शेयर्ड टू अ नेशन. मतलब किसी भी एंगल से यहाँ पर नेशन के प्रति वो इनका कोई प्यार नहीं था. इनका सारा जो प्यार था अपने रूलर के प्रति था. कॉमन बॉन्ड शेयर करते थे. एक यूनिफाइंग फैक्टर था इनमें जो एलिजियंस था टू द एम्परर एंड रूलिंग मोनार्की. जैसे मैंने कहा ना कि इनके लिए अपन मराठी जो सर्वे सर्वा जो थे ना, वो इनके एम्परर थे और रूलिंग मोनार्की थी. उसके अलावा वो किसी को जानते नहीं थे. फिर राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ. मतलब नेशनलिज्म यहाँ पर धीरे धीरे इमर्ज होने लगा. मॉडर्न नेशन स्टेट्स का आइडिया इमर्ज हुआ. बाद में कैसे इमर्ज हुआ? थ्रू मूवमेंट्स दैट सॉर्ट पॉलिटिकल यूनिटी. मतलब अलग अलग मूवमेंट्स हुए जिसमें पॉलिटिकल यूनिटी हुई. इसके बाद कॉमन आइडेंटिटी शेयर हुई. सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर पीपल टू शेयर्ड कल्चर एंड हिस्ट्री. तो इस तरीके से यहाँ पर राइज ऑफ नेशनलिज्म जो ना वो कहीं ना कहीं यहाँ से शुरू हुआ. तो ठीक है, वेलकम बैक अगेन. द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. In the previous slide, we have discussed about how nationalism emerged in the people of the European countries. Now, जैसे हमने पहले ही कहा कि ये सारे के सारे रूलर के प्रति बिल्कुल जैसे बोलते ना कि उनको बहुत मानना या वही उनका आइडियल होना, इस तरीके से था. एरिस्टोक्रेसी यहाँ पर थी. इट वॉज डोमिनेंट सोशल एंड पॉलिटिकल क्लास इन कॉन्टिनेंटल यूरोप. मतलब पूरे यूरोप में एरिस्टोक्रेसी जो थी, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी जो डोमिनेंट थी. अभी ये यूनाइटेड कैसे हुए? तो कॉमन लाइफस्टाइल. इसके बाद फ्रेंच बोलते थे. डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी. मतलब जैसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा था ना कि जो एरिस्टोक्रेटिक पीपल थे ये फ्रेंच बोलते थे, तो वही बात यहाँ पर सामने आई. दे स्पोक फ्रेंच इन डिप्लोमेसी और सोसाइटी एंड हाई सोसाइटी. जो हाई सोसाइटी के लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे. एंड हमेशा ये कैसे लिंक रहते थे? मैरिज के टाइट से. मतलब एग्जाम्पल क्लियर है हमारे सामने कि लुइस 16 का शादी हुआ था ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से, मैरी एंटोनेट से. तो इस तरीके से शादी के जो बंधन है, ये बंधन इनको क्या करते थे? एक साथ लाते थे अलग अलग फैमिलीज को. उसके बाद कंट्री साइड्स में स्टेट्स जो थी ना, ये स्टेट्स ओन की जाती थी. एंड टाउन हाउसेस न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप. और ये ओन करने वाला क्या था? एक स्मॉल ग्रुप था. ज़्यादा मतलब पीपल ये नहीं थे. और मेजोरिटी पॉपुलेशन जो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी देखा था कि पीजेंट्स यहाँ पर ज़्यादा थे. वेस्ट यूरोप की बात करते तो यहाँ पर लैंड जो थी ये फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स. कि छोटे छोटे टेनेंट्स और ओनर्स जो है, स्मॉल ओनर्स जो है, ये यहाँ पर खेती किया करते थे. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप की बात करते हैं तो वहाँ पर वास्ट एस्टेट्स थी और यहाँ पर सर्ब्स जो है ये काम करते थे. इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ इंग्लैंड में लेट 18th सेंचुरी में.
और फ्रांस तक स्प्रेड हो गया। जर्मन स्टेट्स तक 19th सेंचुरी में पहुंच गया। मतलब सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं शुरू हुआ था तो इंग्लैंड में शुरू हुआ था। लेड टू ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड राइज ऑफ कमर्शियल क्लासेस। यहाँ पर टाउन्स की ग्रोथ हुई, कमर्शियल क्लासेस सामने मतलब एक नया क्लास सामने आया, कमर्शियल क्लास बेस्ड ऑन मार्केट प्रोडक्शन, जिनका पूरी तरीके से मार्केट प्रोडक्शन के ऊपर निर्भर थे। नया सोशल ग्रुप बना, दैट इज वर्किंग क्लास एंड मिडिल क्लास। इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें कौन कौन थे? मिडिल क्लास में तो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे एंड प्रोफेशनल्स थे। एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास सपोर्टेड नेशनल यूनिटी। और जब जो सुशिक्षित लिबरल मिडिल क्लास था ये नेशनल यूनिटी को सपोर्ट करते थे और ये चाहते थे कि जो एबोलिशन जो है एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस का वो क्या हो जाए, मतलब सॉरी एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस का एबोलिशन यहाँ पर हो जाए, मतलब इनका यहाँ पर एंड होना चाहिए। तो ठीक है, तो वापस आ चुके हम, वेलकम। अभी हमने पिछले जो स्लाइड्स थी यहाँ पर हमने एरिस्टोक्रेसी न्यू मिडिल क्लास के बारे में बात किया था, जहाँ पर एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस जो है वो एबोलिशन की बात हो रही थी। तो अभी बढ़ते रिवॉल्यूशनरीज की तरफ। अभी 1815 में क्या हुआ कि कंजर्वेटिव्स को कहीं ना कहीं डर था। किस चीज का डर था? फियर ऑफ क्रैकडाउन्स, कंजर्वेटिव क्रैकडाउन्स फोर्स्ड मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। कि इस फेयर के अंतर्गत क्या हुआ, बहुत सारे जो लिबरल नेशनलिस्ट थे ये अंडरग्राउंड चले गए, लीडिंग टू द राइज ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज। और यहाँ पर सीक्रेट सोसाइटी का स्थापना होने लगी, जैसे यंग इटली और यंग यूरोप हम देखने वाले। रिवॉल्यूशनरी गोल्स इनके अलग अलग थे। ये मोनार्की जो है इसे अपोज करते थे, जो रिस्टोर की गई थी ट्रीटी ऑफ वियना में, वियना कांग्रेस में, इसके पूरी तरीके से अपोज में थे। फॉट फॉर लिबर्टी, फ्रीडम एंड क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। तो लिबर्टी और फ्रीडम के लिए वो लड़े, नेशन स्टेट का क्रिएशन चाहते थे। जोसेफ मैजिनी ये कैरेक्टर सामने आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इधर मैजिनी देखेंगे। और यहाँ पर इन्होंने यंग यूरोप जो स्टार्ट किया था बर्न में, उसका एक इमेज आपको दिख रहा है। तो ये सामने आते हैं। इन्होंने इटालियन रिवोल्यूशनरी थे ये, जिनेवा में जिनका जन्म हुआ था। सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन की, कार्बोनरी, एंड एक्साइल्ड इन 1831 आफ्टर फेल्ड अपराइजिंग इन लिगोरिया। तो लिगोरिया में एक अपराइजिंग इन्होंने किया था, यहाँ पर इनको फेल्योर मिला और उसके बाद में क्या हो गए, एक्साइल में चले गए। नई सीक्रेट सोसाइटीज फाउंड की गई, यंग इटली जो मार्शलिज्म में बनी थी और यंग यूरोप जो बर्न में बनी थी, जो हमने पीछे देखा। यूनाइटिंग यंग रिवोल्यूशनरीज फ्रॉम इटली, पोलैंड, फ्रांस एंड जर्मन स्टेट्स। अभी ये जो सीक्रेट सोसाइटीज बनी थी ना, इसने पूरे यूथ को क्या किया, यंग रिवोल्यूशन को क्या किया, यूनाइट किया। मैजिनी का बिलीव किया था, इनका क्या मानना था कि नेशंस वेर नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, कि नेशन जो है ना ये मैनकाइंड के नेचुरल यूनिट्स है, नैसर्गिक है। इटली मस्ट बी यूनिफाइड इनटू सिंगल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर अलायंस ऑफ नेशंस। कि इटली जो है ना एक सिंगल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यूनाइट होना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोला मतलब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, डेमोक्रेसी होगी, सारी चीजें। अभी कंजर्वेटिव रिएक्शंस क्या है कि इनकी एंटी मोनार्की स्टांस जो था, इससे वो क्या हो गए, अलर्ट हो गए मैजिनी से। मेटरनिक कॉल्ड हिम, अभी मेटरनिक ने एक हाईलाइटेड स्टेटमेंट बोला था, जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऐसा बोला जाता है, या हु सेड द स्टेटमेंट ऐसा भी पूछा जाता है। द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, कि मैजिनी को उन्होंने क्या बोला था कि ये जो है हमारे सोशल ऑर्डर के सबसे खतरनाक शत्रु है। तो ठीक है, ये आप देख सकते हो इधर मैजिनी जो मैंने पहले आपको दिखाया।